हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है चंद्रगहना से लौटती बेर। इसके कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। बच्चों, हम अध्याय शुरू करने से पहले पाठ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चंद्रगहना का अर्थ है गांव, अर्थात जो चंद्रगहना है वो एक गांव का नाम है। व लौटती बेर का अर्थ है लौटते समय। प्रस्तुत कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। हरे भरे खेत, बगीचे या फिर नदी का किनारा सभी कवि की इस रचना में जीवित हो उठे हैं। जिस समय यह कविता केदारनाथ जी ने लिखी थी, वह नगर में रहते थे और किसी कार्यवश वे चंद्रगहना नामक गांव में आए थे। लौटते वक्त एक खेत के पास बैठकर वो प्रकृति का आनंद लेते हुए इस कविता की रचना करने लगे। अपनी कल्पना में वे खेतों में उगने वाली सारी फसलों को मानवीय रूप दे देते हैं और उनकी विशेषता बताते हैं। वे ये भी बताते हैं कि वो क्यों सुंदर लग रही हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी अपनी कविता में नदी के तट पर भोजन ढूंढ रहे बगुले के साथ साथ उस पक्षी का भी बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं जो नदी में गोता लगाकर अपना भोजन प्राप्त करता है। उनके जाने का समय हो जाता है, उनकी ट्रेन आने वाली होती है। उन्हें इस बात का बहुत दुख होता है कि उन्हें इस प्राकृतिक सौंदर्य से भरे गांव को छोड़कर फिर से नगर में जाना पड़ेगा, जहाँ रहने वाले लोग स्वार्थी एवं पैसे के लालची हैं, जिन्होंने गांव की इस सुंदरता को कभी देखा ही नहीं है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कवि अपनी कविता के द्वारा अपने मन की बात कहने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। हम पहले कविता पाठ करते हैं, फिर उसका भावार्थ समझते हैं। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ 1 चंद्रगहना से लौटती बेर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गांव की सुंदरता का बहुत ही मनोरम तरीके से वर्णन किया है। भावार्थ: चंद्रगहना से लौटती बेर कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने गांव की सुंदरता का बड़ा ही मनोहर उल्लेख किया है। वे चंद्रगहना नामक गांव घूमने गए हुए थे और जब वे वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक खेत दिखाई देता है। अभी उनकी ट्रेन को आने में भी बहुत वक्त था, इसी कारण वो खेत की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए एक मेड़ पर बैठ जाते हैं और खेतों में उगी फसलों तथा पेड़ पौधों को देखने लगते हैं। आगे कवि कहते हैं कि मैंने चंद्रगहना नामक गांव देख लिया है, अब मैं इस खेत की मेड़ पर बैठकर खेत की प्राकृतिक सुंदरता का लाभ उठा रहा हूँ। आगे चने के पौधे का बड़ा ही सजीला मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि एक बीते की लंबाई वाला यह हरा चने का पौधा खेतों के बीच लहलहा रहा है। चने के पौधे पर गुलाबी रंग के फूल खिले हुए हैं और उन्हें देखने से ऐसा लग रहा है मानो कोई दूल्हा
पगड़ी पहनकर सज धज कर शादी के लिए तैयार हो रहा हो। कवि ने अलसी के पौधों का मानवीकरण किया है। अलसी का पौधा बहुत ही पतला होता है और थोड़ी सी हवा के कारण भी हिलने लगता है और झुककर फिर खड़ा हो जाता है। इसलिए कवि ने उसे यहाँ देह की पतली और कमर की लचीली कहा है। उन्होंने चने के पौधे के पास में ही उगे हुए अलसी के पौधों को नायिका के रूप में दिखाया है। उनके अनुसार यह नायिका बहुत ही ज़िद्दी है और इसलिए हठपूर्वक इसने चने के पौधों के मध्य अपना स्थान बना लिया है। इन पौधों में नीले रंग के फूल खिले हुए हैं जो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो नायिका अपने हाथों में फूल पकड़कर अपने प्रेम का इजहार कर रही हो। जो उसके इस प्रेम को स्वीकार करेगा वो इस पर अपना प्रेम लुटाने के लिए तैयार खड़ी है। विशेष मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है तथा साथ ही अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग है। भाषा में सरलता व सहजता है। बच्चों, मानवीकरण अलंकार के बारे में हम कक्षा 9वीं में भी पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोपण किया जाता है, अर्थात जहाँ पर भी प्रकृति की तुलना मानव से की जाती है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ पर जो हमने भावार्थ देखा है उसमें भी हम मानवीकरण अलंकार का उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, देह की पतली कमर की है लचीली। हम जानते हैं कि यह देह की पतली कमर की लचीली जो दिया गया है यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ पर प्रकृति की तुलना मानव से की गई है, एक स्त्री की कमर से की गई है यहाँ पर अलसी की तुलना, और अलसी को हठीली या ज़िद्दी भी बताया गया है। इसको हम दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। फूल हंसे कलियां मुस्काई। जैसा कि हम जानते हैं कि फूल हंस रहे हैं व कलियां मुस्कुरा रही हैं। हंसने एवं मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्य ही कर सकते हैं। अतः यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अतः जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तब जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। हमने जो भावार्थ देखा उसमें भी हम यहाँ पर फूले फूल में फ वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। अतः हम देखते हैं कि यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसका हम एक अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं बच्चों। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है। अतः यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस पद्य में कुछ महत्वपूर्ण शब्द भी आए हैं। आइए हम उनका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा तो ये आया था यहाँ पर एक बीता। एक बीते का अर्थ है या एक बीता का अर्थ है एक बालिश्त, अर्थात हाथ की सब उंगलियों को फैलाने पर अंगूठे के सिरे तक की दूरी को हम एक बीता या बालिश्त कहते हैं। मेड़, मेड़ का अर्थ होता है मिट्टी डालकर बनाया गया खेत या सीमा के रूप में बना हुआ रास्ता। मुरैठा, मुरैठा का अर्थ होता है एक प्रकार की पगड़ी। आइए हम दूसरे पद्यांश की ओर बढ़ते हैं।
जो हमारा दूसरा पद्यांश है उसको हम पढ़ लेते हैं। और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। संदर्भ हमारा पूर्वानुसार रहेगा। प्रसंग हम देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने खेतों में उगने वाली फसलों का बहुत ही मनोरम ढंग से वर्णन किया है और उनकी तुलना मानव के क्रियाकलापों से की गई है। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने खेतों के प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना विवाह के मंडप से की है। खेतों में चने और अलसी के पौधे अपने सौंदर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इन सब के बीच सरसों की तो बात ही निराली है। सरसों के पौधे पूरी तरह बढ़ चुके हैं और उन पर पीले रंग के फूल भी खिल चुके हैं। ये पीले फूल पुष्प सूर्य की रोशनी में किसी नई दुल्हन के हाथों की तरह चमक रहे हैं। सरसों की फसल पक चुकी है, इसलिए कवि कहते हैं कि कन्या शादी के लायक हो चुकी है और अपने हाथ पीले करके इस खेत रूपी ब्याह मंडप में पधारी है। ऐसा लग रहा है जैसे फागुन का महीना स्वयं फाग का गीत गा रहा है। फाग का गीत अर्थात है बच्चों होली के समय गाए जाने वाले गीत को फाग गीत कहा जाता है। आगे हम देखते हैं। कवि ने गांव की प्राकृतिक सुंदरता एवं शहर की तुलना की है। उनके अनुसार शहर में रह रहे लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं होता कि वो इस प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ उठा पाएं। निरंतर होते निर्माण के कारण शहर में हर जगह सिर्फ कंक्रीट की इमारतें ही दिखाई देती हैं, इसलिए उनके मन का प्रेम भाव बाहर नहीं आ पाता और शहरी लोग स्वार्थी हो जाते हैं। जबकि दूसरी ओर कवि को गांव के प्राकृतिक वातावरण में अनुपम शांति मिल रही है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ सुनसान स्थान होने के बावजूद भी खेतों में इतना प्राकृतिक सौंदर्य भरा है कि ऐसा लग रहा है मानो यहाँ कोई स्वयंवर चल रहा है। सभी सज धज के खड़े हैं और मंडप भी सजा हुआ है। कन्याएं सज कर अपने हाथ में फूलों की माला लेकर दूल्हे को चुनने के लिए खड़ी हैं। यहाँ लड़की से सरसों एवं अलसी के पौधों को संबोधित किया गया है, जबकि दूल्हे के रूप में चने के पौधों को संबोधित किया गया है। ऐसा दृश्य देखकर कवि के अंदर भी प्रेम भावना जागने लगी है। इसलिए कवि ने कहा है, व्यापारिक नगर से दूर प्रेम की यह प्रिय भूमि बहुत अधिक उपजाऊ है। विशेष मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा में सरलता व सहजता है। छायावाद का प्रयोग किया गया है। आगे की व्याख्या बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं आशा करती हूँ आज मैंने जो बताया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।